Hi everyone, how are you? Hope you are doing good. Okay, so in the previous lecture, we had started with the present situation of agriculture sector in India. आज हमें उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना है with point number 2, that is employment. So, employment में क्या आएगा? Let us see that in 1947, that is independence, 72% of the population was engaged in agriculture and allied agriculture activities. So agriculture activities मतलब खाली खेतीबाड़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है. फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, ये सारी चीजें भी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ विच सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर. तो ध्यान रखना कि जो कुछ भी नेचर की प्रॉक्सिमिटी में हो रहा है, मतलब कुदरत के करीब जाके हो रही एक्टिविटीज को हम प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज में मानेंगे, और जो भी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है उसे ओवरऑल हम एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से एलाइड एक्टिविटीज में गिन लेंगे. ठीक है. बोथ द इनकम आर एग्रीकल्चर इनकम ओनली एंड बोथ ऑफ देम आर not taxable in India. So कितना percentage of population was getting employment from agriculture? 72%. In which year? 1947. That is at the time of independence. Okay, चलिए आगे देखते हैं. The development process has become speedier, especially development of industries and service sector achieved much faster growth than agriculture sector. Therefore, employment dependency on agriculture has reduced. कहना ये चाहते हैं ये लोग कि जब भी कोई भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट फटाफट स्वरूप लेता है तो उसमें ज्यादा फास्ट कौन सा सेक्टर ग्रो करता है? सेकेंडरी सेक्टर. और उससे भी फास्ट क्या ग्रो करता है? टर्शरी सेक्टर. सो सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर. इन दोनों में मैनी टाइम्स ग्रोथ देखने को मिला. तो अब जो पॉपुलेशन, इतना भारी भरकम पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, अब उसे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में नौकरी तैयार बैठी है. सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वर जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, एंड दैट टू मैनी फोल्ड टाइम्स. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर हैज गॉन डाउन. लेकिन ये स्टेटमेंट से तो हम भरोसा करेंगे नहीं. हमें चाहिए फैक्ट्स, हमें चाहिए डेटा, हमें चाहिए नंबर्स. तो डोंट वरी, नेक्स्ट पॉइंट उन्हीं नंबर्स को प्रेजेंट करने वाला है ऑन योर स्क्रीन. इन द ईयर 2001-2002 it was 58% which came to 49% in the year 2014-15 as an employment providing sector. मतलब जो 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था 2001-2 में, वो रिड्यूस होके कितना हो गया? 58%. और 2014-15 में वो और रिड्यूस हुआ अप टू 49%. बोलो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, बिकॉज एनी कंट्री दैट इज अ फास्ट डेवलपिंग कंट्री शुड शो दिस ट्रेंड ओनली कि एग्रीकल्चर पे हमारा डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर फटाफट लोगों को एब्सॉर्ब कर रहा है, वो भी फटाफट ग्रो हो रहा है. क्योंकि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ग्रो करेंगे तब भी उनके लिए पॉसिबल है इतने सारे लोगों का अपने सेक्टर में समावेश करना. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इंडिकेट्स फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी. सो इट इज गुड फॉर एनी कंट्री कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम हो रही है और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, as far as employment opportunities are taken into
कंसिडरेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Point number 3, export income. Now, what do you mean by exports? We very well know when you sell goods from our country to some other country, they are called as exports. And when you purchase goods from some other country, they are called as imports. बच्चों का खेल है, आपको मालूम है। Let us see now, export income में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। On your screen, Indian agriculture helps our country to earn foreign exchange by exporting necessary exports, and it helps to import necessary goods which are not produced in India or they are produced less in numbers in India। ठीक है, मतलब हमको फॉरेन एक्सचेंज कमाना है तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की जरूरत है, बिकॉज मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो मेजॉरिटी आउटपुट भी किसका आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर का आएगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर के आउटपुट में सरप्लस भी बचेगा, बिकॉज एंटायर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सम सरप्लस विल रिमेन। तो इस सरप्लस का हम क्या करेंगे? आपके घर में जो सिस्टम है वो करेंगे કે ખાવાનું પ્લેટમાં એટલું જ લેવાનું જેટલું ખાઈ શકે। जो વધશે ને तो माथा पर चौपड़ी देसू। तो ये सारे कमोडिटीज क्या लोगों के सिर पे आप पेल दोगे? नहीं, आप क्या करोगे? जो भी सरप्लस कमोडिटीज बची हैं उसका आप एक्सपोर्ट करेंगे टू अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज से क्या मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, यूरोज मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे, येन मिलेंगे। कितनी सारी फॉरेन करेंसीज हैं जिसको हम हासिल कर सकते हैं बाय एक्सपोर्टिंग सरप्लस गुड्स दैट वी हैव, एंड ऑल दीज सरप्लस गुड्स फॉर इंडिया इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय विच सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज मैक्सिमम लोग भी वहां पे है तो मैक्सिमम आउटपुट भी उसी सेक्टर का होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो अगर हम कोई गुड्स खुद अपनी कंट्री में बनाने बैठेंगे तो उसका एक खर्चा आएगा, और हो सकता है कि ये गुड्स बनाने में हमारी एक्सपर्टीज ना हो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? गुड्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एट अ हायर कॉस्ट, क्योंकि हमारी उन गुड्स को बनाने में एक्सपर्टीज नहीं है। तो बेटर क्या है कि हमारी एनर्जीज हम वो गुड्स बनाने में ना डालें, and we import those goods from outside. So agriculture sector helps in both. It will also buy goods from abroad, which is imports, which are essential for the development of the nation. At the same time, it will help us in exporting necessary goods outside India, which will bring a lot of foreign exchange. Okay, चलिए आगे देखते हैं। 70% of India's total export earnings comes from agriculture, लेकिन ये कब की बात है? ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के वक्त 70% of our exports were coming from which sector? एग्रीकल्चरल सेक्टर। इतना पैसा हम जनरेट कर रहे थे तो एक्सपोर्ट करके अगर इंडिया ने 100 रुपया कमाया तो 70 रुपीज का कंट्रीब्यूशन उसमें कौन से सेक्टर का था? एग्रीकल्चर सेक्टर का था। ठीक है, सो एक्सपोर्ट अर्निंग्स में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना? 70%। लेकिन ये कब था? इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर हमें लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि हमें अपडेटेड रहना है। तो लेट अस सी द लेटेस्ट डेटा। इट कैन बी नोटेड दैट इन द ईयर 2013-14 contribution of agriculture in total export earning was only 14.2%. That was too low. बोलो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है वापस, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एक मेजर चंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर इज गोइंग टू प्रोड्यूस गुड्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीस और लैक्स ऑफ रुपीस। लेकिन जब इसी रॉ मटेरियल को हम खुद ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बेचेंगे या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे टू अदर नेशंस, तो
तो उसमें हमें करोड़ों रुपया कमाने को मिलेगा। सो जो डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट अर्निंग्स को लेके वो इतनी ज्यादा कम हो गई, ये हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज इट अगेन इंडिकेट्स दैट you are diverting from agriculture to industry and service. So for exports also, the importance of agriculture is going down, which is a positive sign for any developing economy, because it indicates कि एग्रीकल्चर के अलावा जो दो सेक्टर्स हैं उन पे भी काम हो रहा है, वो सेक्टर्स भी ग्रो कर रहे हैं, और वो सेक्टर आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड, बात एक ही है। लेट अस सी, एग्रीकल्चर इज द बेसिक सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड हैज इंप्रूव्ड लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया। इंडिया में ही नहीं, दूसरी कंट्रीज में भी एग्रीकल्चर के बगैर आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन नेसेसिटीज, और नेसेसिटीज में सबसे पहला क्या आता है? फूड, उसके बाद क्लोथिंग, उसके बाद शेल्टर। कहीं ना कहीं क्लोथिंग में भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है बाय गिविंग यू कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। ओके, सो एग्रीकल्चर इज अ बेसिक सपोर्ट ऑफ नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। लेकिन इंडिया में इसका मात्रा थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, है ना। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ओके, चलिए फिर आगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हो, हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो लगा बहुत प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन बेसिक 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फूड ग्रेन्स? तो उसमें आएगा वीट, राइस, मेज, बार्ले, ग्राम एक्सेट्रा। कैश क्रॉप्स में क्या क्या आएगा? कॉटन है, शुगर केन है, टोबैको है, ऑयल सीड्स है एक्सेट्रा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स? कि फूड ग्रेन्स इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द एंड कंज्यूमर, वो कंजम्पशन के काम आएगा, हमारा तुम्हारा पेट भरने के लिए काम आएगा। लेकिन जो कैश क्रॉप्स है वो सीधे कंज्यूम नहीं होंगे, दे विल बी मेजरली बॉट बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स एज व्हाट? रॉ मटेरियल। एंड सिंस इंडस्ट्रीज आर बाइंग देम, इंडस्ट्रीज विल मेक द पेमेंट ऑन द स्पॉट। इसीलिए इसको कौन सा दर्जा दिया गया? कैश क्रॉप्स का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये तुरंत बिकेगा, तुरंत पैसा हमको मिलेगा। हमें किसी एक ही इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ डील करना है, हजारों, लाखों, करोड़ों कस्टमर्स के साथ डील नहीं करना है। ठीक है, सो फूड ग्रेन्स, रीड दैट, इंक्लूड राइस, वीट, मेज, पल्सेस, इवन सीरियल्स विल कम अंडर फूड ग्रेन्स। ओके, उसके अलावा कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स मीन्स कॉटन, जूट, groundnut oil, sugar cane, etc., which are used as raw materials for industries. Okay, फिर देखते हैं, average availability of food grain was 395 grams per head per day in 1951. कितना कम कंजम्पशन था। अभी अगर आप एक टाइम खाना खाने बैठते हैं तो 300 से 400 ग्राम चाव कर जाते हैं। अब 400 ग्राम एक बार का खाना, ऐसा आप कम से कम 3 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और जो अमीर लोग हैं वो दिन में 5 से 6 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, हाई टी, डिनर एंड पोस्ट डिनर भी फ्रूट्स, मिल्क ऐसा कुछ खा पी के सोते हैं। क्योंकि नई जो थियरी है वो ये कहती है कि दिन में 5-6 बार खाना खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, circumstances to circumstances, class to class, this per capita consumption of food grains might differ। लेकिन ये तो क्या है बेटा? एवरेज है, मतलब पूरे कंट्री का एवरेज उन्होंने बता के रखा हुआ है।
क्योंकि अमीर ज्यादा कंजम्पशन करेगा, मिडिल क्लास उससे थोड़ा कम करेगा, पुअर क्लास बेचारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत है। सो इनका एवरेज कितना था, 395 ग्राम्स पर हेड पर डे, मतलब पर पर्सन पर डे कितना ग्राम, 395 ग्राम्स, ये अवेलेबिलिटी है। ओके, लेकिन इसी अवेलेबिलिटी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 511 ग्राम्स इन विच ईयर, 2013। बोलो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है कि इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद द पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इज राइजिंग, विच मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, अंडरस्टूड? चलिए फिर आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। लेट अस सी दैट, टेबल है ऑलरेडी, तो जहां पे टेबल है वहां पे उसको लर्न करने की टेक्निक भी होगी। यस, सो क्रॉप्स 1950-51, 2013-14। अब टेबल कौन सा है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, ग्रोथ के लिए फाइनेंस पाइए, सुखी और काम हो जाइए। ठीक है, ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, फाइनेंस। वो फाइनेंस आपको मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे, हमने फाइनेंस को पा लिया है, और फाइनेंस पाने के बाद हम सुखी हो गए या काम हो गए। ठीक है, सो अंडरलाइन क्या क्या किया है, FPSOC, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए फाइनेंस पाइए, सुखी और काम हो जाइए, FPSOC। सो F फॉर फूड ग्रेन्स, P फॉर पल्सेस, S फॉर शुगर केन, O फॉर ऑयल सीड्स, C फॉर कॉटन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइनेंस पाइए, सुखी और काम हो जाइए, FPSOC। F फॉर फूड ग्रेन्स, P फॉर पल्सेस, S फॉर शुगर केन, O फॉर ऑयल सीड्स, C फॉर कॉटन। ओके, अब ये तो हो गए क्रॉप्स। नाउ वी गो फॉर 1950-51 डेटा। ठीक है, उसमें क्या है देखो, 51 चांद लो, साल कौन सा, 1950-51, 51 मतलब 51, 51 का क्या किया, चांदला किया। ठीक है, महाराज ने एक बच्चे को ये चांदला किया, कितने का, 51 का। सो 51 मतलब 51 वी नो, सो 51.0। क्लियर? अब आगे देखते हैं। आज જોઈને ચોર હસી પડ્યો અને બોલ્યો। ओके, चोर हंसी पड़ियो, चोर हंसी, बोलो चोर हंसी, चोर हंसी। 84, 84, 84 मतलब 84, लेकिन बीच में डेसिमल है मत भूलना। सो 8.4। ओके, उसके बाद હવે તો હું ऊन અને અત્તર બંને લઈશ। ચોર હસી પડ્યો અને શું બોલ્યો, હવે તો હું ऊन અને અત્તર બંને લઈશ। ऊन मतलब वुलन क्लोथ्स और अत्तर मतलब परफ्यूम। ठीक है, सो ऊन अत्तर मालूम है आपको, ऊन अत्तर, 69, 69, 69 मतलब 69.0। ओके, खाली 69 लिखेंगे तो भी चलेगा, 69 लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चल उसके बाद म्यूजिक बजेगा लाउड, आंटी पुलिस बुला लेगी, नहीं वो वाला नहीं है। म्यूजिक बजेगा लाउड 5.1 और 2.1 पे। ठीक है, सो म्यूजिक बजेगा लाउड 5.1, 2.1, 5.1, 2.1, 5.1, 2.1। देखो टेबल में आ गया, ऑयल सीड्स का 5.1 और कॉटन का 2.1। ओके, अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये नंबर्स तो आ गए, लेकिन ये सब है क्या। सो ऑल दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग मेट्रिक टन्स फ्रॉम फूड ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कॉटन है ना, वो टन्स में मेजर नहीं होता, वो बेल्स में मेजर होता है। तो दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, मेट्रिक बेल्स। ओके, अंडरस्टूड? सो फूड ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड्स क्या है, मेट्रिक टन्स, और जो कॉटन है वो क्या है, मेट्रिक बेल्स। क्लियर? अब आगे देखते हैं 2013-14 का डेटा ऑन योर स्क्रीन। 2013-14
सी दैट बस में आए 100 फूड ग्रेन्स, तो चोर आए और शटअप बोले 4 बार। ठीक है, बस में आप कितने फूड ग्रेन्स लेके जा रहे थे? 100 फूड ग्रेन्स। तो चोर आए और फटाफट क्या बोले? शटअप 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 शटअप। कितनी बार? 4 बार। ओके, अब जो अंडरलाइन किया उस पर ध्यान देंगे। बस 100 चोर शट 4। ओके, मतलब क्या? बस 164 4, 264 और 4 मतलब 264.4, 264.4, सो 264.4। ये भी क्या है बेटा? मैट्रिक टन्स है। ओके, उसके बाद ओ घनी बधी पल्सिस, दूसरा चोर था, वो आके क्या बोला? ओ घनी बधी पल्सिस, है ना, वो भी लेडी ही थी। सो मेनी पल्सिस, ओ घनी बधी पल्सिस। अब अंडरलाइन क्या किया है वो देखो, ओ घनी सिस। ओके, सो ओ घनी सिस, ओघनी ओघनी ओगणी ओगणी ओगणीस, 19.6। सिस का क्या है? 6। ओके, सो 19.6 क्या? वापस मेट्रिक टन्स। ओके, उसके बाद गन्ना खा के, गन्ना क्यों? मतलब शुगर केन, शुगर केन का डेटा है ये। गन्ना खा के 300 बार हुड़ ताली मारिस। कौन सी ताली? हुड़ हुड़ दबंग दबंग, याद है? हुड़ ताली। सो 300 हुड़ ताली, 348, 348, 348 मतलब 348। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, उसके बाद ऑयल सीड से दिन में 4 बार बत्तीसी साफ करो। ऑयल सीड से दिन में 4 बार बत्तीसी साफ करो। तो 4 बार क्या? बत्तीसी, बत्तीसी बत्तीसी मतलब 32, 32.4, क्योंकि दिन में 4 बार बत्तीसी को साफ करना है। सो बत्तीसी करो कितनी बार साफ? 4 बार। बत्तीसी का 32 और 4 का 4, सो 32.4। ओके, उसके बाद साल के 365 दिन कॉटन मिलता है। 365 दिन, ऑफ कोर्स वी नो 365, सो 365, लेकिन 36.5। ओके, सो डेसिमल कहां पे आएगा? 36 के बाद आएगा। क्लियर? सो यहां पर पहली 4 आइटम्स हैं, इन सभी के लिए ये क्या है? मेट्रिक टन्स हैं। और कॉटन है उसके लिए क्या है? ये मेट्रिक बेल्स है। क्लियर? इतना प्रोडक्शन पूरे इंडिया में हुआ था। ओके, चलिए एक बार फिर से पूरा टेबल रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत कंफर्ट आ जाए। पॉइंट नंबर 5, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो पहला कॉलम क्या था? क्रॉप्स, फिर 1950, 51, 2013, 14। चलो बोलो, फूड ग्रेन्स में ग्रोथ लाने के लिए फाइनेंस पाइए, सुखी और काम हो जाइए। सो FPSOC, F फॉर फूड ग्रेन्स, P फॉर पल्सिस, S फॉर शुगर केन, O फॉर ऑयल सीड, C फॉर कॉटन। हो गया? उसके बाद 1950, 51 क्या था? 51 नो चान लो, 51.0। फिर आ जोઈને ચોર હસી પડ્યો અને બોલ્યો ચોર હસી 84, 8.4। શું બોલ્યો? હવે તો હું ઊન પણ લઈશ અને અત્તર પણ, ઊન અત્તર 69, 69.0। फिर ऑयल सीड्स, म्यूजिक बजेगा लाउड 5.1, 2.1, 5.1, 2.1। तो ऑयल सीड्स अकेला नहीं है, उसके साथ यहां पे क्या है? कॉटन 5.1, 2.1। ओके, उसके बाद 2013-14 बरोबर, उसमें देखते हैं क्या था? यस, बस में आए 100 फूड ग्रेन्स, तो चोर आए और शटअप बोले कितनी बार? 4 बार। बस 164 4, 264.4। ओके, उसके बाद देखा हमने ओ घनी बदी पल्सिस, ओ घनी पल्सिस, ओ घनी सिस, 19.6, 19.6। उसके बाद गन्ना खा के 300 बार हुड़ताली मारिस, 300 हुड़ताली 348.0। उसके बाद ऑयल सीड से दिन में 4 बार बत्तीसी साफ करो, 4 बार बत्तीसी 32.4,
उसके बाद कॉटन कब कब मिलता है, अरे कब कब क्या बोलते हो, 365 दिन मिलता है, 365, 36.5 मेट्रिक बिल्स। ओके, अंडरस्टूड। कोई डाउट हो तो तुरंत व्हाट्सएप नंबर है ही आपकी स्क्रीन में, वहां पे मुझे मैसेज डालिए, कॉल कीजिए, आई विल रिवर्ट बैक विद इन 24 आवर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, लेट्स सी उसमें क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर प्रोडक्शन। वी वेरी वेल नो कि रॉ मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर इस रॉ मटेरियल का क्या करेगा, इस रॉ मटेरियल को वो लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और यही फिनिश गुड्स वापस सब जगह बेचेंगे। ठीक है, पढ़ो आगे। इन एडिशन, रूरल एरियाज are becoming a big market for industrial products because about 69% population of India lives in rural area. So industrial sector ने जो भी सामान बनाया किसकी मदद से बनाया, रॉ मटेरियल की मदद से। ये रॉ मटेरियल कहां से आया था, एग्रीकल्चर सेक्टर में से। ये एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा किस एरिया में ऑपरेट करता है, रूरल एरिया में ऑपरेट करता है। तो पहले तो रूरल एरिया की बदौलत तुमको रॉ मटेरियल मिला, इस रॉ मटेरियल को तुमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर इसी फिनिश गुड्स को जब तुम बेचोगे पूरे देश में तो ज्यादातर तुम्हारे कंज्यूमर्स भी कौन होंगे, फार्मर्स ही होंगे ना, क्योंकि 69% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड इन रूरल एरिया। सो दे आर गोइंग टू कंज्यूम योर प्रोडक्ट्स अप टू द मैक्सिमम। सो इंडस्ट्री के बारे न्यारे हो गए ओनली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर ना होता तो फार्मर्स की इनकम ना होती, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल नहीं होता, तो इंडस्ट्री फिनिश गुड्स नहीं बना पाती, तो इंडस्ट्री बेचती क्या और किसको, समझ में आ रहा है। सो इट ऑल इज रिलेटेड टू द बेस एंड दैट बेस इज योर एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। हम ऐसे ही नहीं बोलते जय जवान जय किसान। जय जवान क्योंकि बॉर्डर फ्रंट पे वो अपने को बचा रहा है दुश्मनों से, तो हम चैन की नींद सो पाते हैं, और उठने के बाद जब खाना पीना मांगते हैं तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसान अपने देश का दिन रात काम कर रहा है। आजकल दिन रात स्ट्राइक पे है, वो अलग बात है, लेकिन वो उनके भले के लिए कुछ कर रहे होंगे। सो जय जवान जय किसान इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर हैज बिकम अ main source of income. Due to this, rural areas are demanding industrial products like television, fridge, bike, mobile, etc. So agriculture sector से ही क्या मिला, इनकम। यही इनकम खर्चा कहां पे करी, इंडस्ट्रियल गुड्स पे, जो मैंने अभी समझाया वही है। ओके, सो ना होता एग्रीकल्चर का बेस, ना होता रॉ मटेरियल, ना होती फार्मर्स की इनकम। रॉ मटेरियल ना होने से फिनिश गुड्स नहीं होते, अगर होते भी तो उसको बेचने आते तो फार्मर्स के पास इनकम नहीं होती खर्चा करने को। सो ऑल इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बेस, एंड दैट बेस इज विच सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, नाउ ये आंसर तो हो गया, अब हमें इसको लर्न कैसे करना है, लेट अस सी दैट। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया टॉपिक था अपना। क्वेश्चन क्या था, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बेटा आंसर भी क्या है, प्रेजेंट इटसेल्फ इज द आंसर। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, व्हाट इज द आंसर, प्रेजेंट। जो क्वेश्चन है वही उसका आंसर है ना। सेंटा क्लॉज क्रिसमस पे आपके लिए क्या लेके आया, प्रेजेंट लेके आया, हैप्पी न्यू ईयर के लिए। ठीक है, चलो। So PR means production of agriculture sector, E for employment,
S for standard of living, E for export income, N for national income, and T for the base of industrial production. Understood? So agricultural sector प्रेजेंट सिचुएशन का आंसर क्या? प्रेजेंट. PR प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, S फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगेन E फॉर एक्सपोर्ट इनकम, N फॉर नेशनल इनकम, एंड T फॉर द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. वो प्रेजेंट वर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमने थोड़े बहुत शब्दों की हेराफेरी करी है. ठीक है, बट चलेगा, आपको याद हो जाना चाहिए. सो प्रेजेंट इज द क्वेश्चन, आंसर इज ऑल्सो व्हाट? प्रेजेंट. ओके, अंडरस्टूड? तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.